और अब 18 मंडलों की खबरों के बाद रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शामली और रामपुर जिले का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इन दिनों जिलों में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम सबसे पहले शामली पहुंचे, जहां उन्होंने कैराना से पलायन के बाद वापस लौटे परिवार के साथ मुलाकात की। साथ ही कैराना में सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करने पहुंचे, जिसके बाद सीएम करीब 4 बजे रामपुर जिला पहुंचे। रामपुर जिले के सीएम ने 63 करोड़ की परियोजना की सौगात दी। साथ ही पक्षी विहार का भी उद्घाटन किया। रामपुर में सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे जनप्रतिनिधि बराबर इस बात को कहते थे कि यहां पर पीएससी का एक बटालियन होना चाहिए। और भाइयों बहनों, 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी की इस बटालियन का आधारशिला रखने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। 1278 पीएससी के जवान रहेंगे यहां पर। ये पीएससी का एक बटालियन, कैंप छोटा होता है, बटालियन बड़ी होती है। यहां पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक नया विश्वास जागृत करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और यही तो आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे थे और मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग जिले का दौरा कर रहा था। हमारे विधायक अपनी विधानसभा में दौरा कर रहे थे, पदाधिकारी जनता की सेवा में लगे थे, हर प्रशासनिक अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का पालन कर रहा था। ये होती है आपदा के समय जनता के साथ खड़े होकर के प्रदेश सरकार और प्रशासनिक मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने साबित किया था कि विपत्ति के समय जो सहयोगी बनेगा वही आपका सही देशी है। हम हर प्रकार से आपके साथ में हैं, यह एक संकल्प लेकर के उस समय हम लोग आए थे। आज परिणाम है कोरोना दीपावली के पहले गायब हो गया। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामली के अपने दौरे पर कैराना का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यहां से पलायन करने के बाद वापसी करने वाले व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। सीएम योगी आदित्यनाथ शामली के कैराना में 2016 में प्रवास के बाद लौटे कैराना निवासियों से मिले। आपको बता दें कि कैराना में कई परिवार 2016 में दूसरे समुदाय की धमकियों के कारण पलायन कर चुके थे। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से कहा कि आप लोग निडर होकर अपने घरों में रहें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। प्रदेश में अब आपकी सरकार है, ये सरकार सबकी सरकार है। प्रदेश में अब कानून का राज चल रहा है। सभी अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या फिर ऊपर चले गए हैं। कैराना का माहौल अब पहले से काफी बेहतर हो गया है। यहाँ पर तो शातिर अपराधी अपने आप ही सरेंडर कर रहे हैं। 1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप
इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2022 के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आयोजित किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। साथ ही इलाहाबाद सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी समेत आदि लोग मौजूद रहे। पार्टी पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से मेरा अनोखा संबंध है। ये महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि है। ये चंद्रशेखर आजाद की बलिदान भूमि है। उन्होंने छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए कहा कि जिस भारत की नियति में लिखा है कि विश्व गुरु बनना, उसकी विरासत से आप निकले हैं। इलाहाबाद सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, देश के नेतृत्व को बनाने वाली प्रयोगशाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 नवंबर को बाराबंकी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बाराबंकी जिले के विकास के रास्ते भी खोलेंगे। ये एक्सप्रेसवे जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकला है। सरकार का दावा है कि ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ उद्योग धंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि क्षेत्रीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस तकरीबन 42,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित विधायकों के बीते दिनों समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लगातार सपा पर हमलावर है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 2 ट्वीट से समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा शुरू से ही दलितों और पिछड़ों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों की तिरस्कार कर रही है, जिसका खास उदाहरण फैजाबाद जिले में से बनाया गया नया अंबेडकर नगर जिला है। भदोही को नया जिला संत रविदास नगर बनाने का भी इन्होंने विरोध किया था और इसका नाम तक भी सपा सरकार ने बदल कर रख दिया था। इसी प्रकार यूपी के अनेकों संस्थानों और योजनाओं आदि के नाम जातिवाद द्वेष के कारण अधिकांश बदल दिए गए। ऐसे में सपा द्वारा उनकी और उनके मानने वालों के प्रति आदर, सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद कैसे जा सकती है, चाहे ये अब पार्टी उनके वोट की खातिर कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना कर ले। आज देश में नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलने से बंद हो गए थे, जिसके लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, वापस क्यों नहीं, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं लगी, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया। लखीमपुर मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने फेसबुक के माध्यम से वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज उच्चतम न्यायालय से स्पष्ट किया गया कि लखीमपुर खीरी केस में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। आज उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि लखीमपुर खीरी के नरसिंहार के केस में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आप किसको बचा रहे हैं? मुख्य अपराधी के पिता आपके साथ मंच पे खड़े रहते हैं, आपके साथ प्रोग्रामों में जा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, सिर्फ अपराधियों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। अयोध्या रामायण एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से अब अयोध्या पहुंच गई है। रामायण एक्सप्रेस 132 यात्रियों को लेकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से बसों के माध्यम से 132 यात्री अयोध्या धाम भेजे गए। ये सभी भक्त हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि और कनक भवन में दर्शन पूजन करेंगे। आज रामायण एक्सप्रेस के 132 यात्री अयोध्या में ही घूमेंगे और कल नंदीग्राम और भरत कुंड के लिए जाएंगे। कल शाम 4:30 बजे रामायण एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए रवाना होगी। अयोध्या पहुंचे रामायण एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों में खुशी है
और उनका कहना है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के पहले यात्री हैं। 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिन में पूरी करेंगे। नहाय खाए के साथ आज आस्था और सूर्य की उपासना का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार की बात कर लें तो परिवार की सुख शांति हो, बच्चों की सुख समृद्धि हो, इसी कामना के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। पूर्वांचल का महापर्व छठ है। करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। कानपुर में भी धूमधाम के साथ छठ पर्व की पूजा की जाती है। घाट किनारे भव्य आयोजन होता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाटों का पूजन करने आते हैं, जिसके लिए प्रशासन और श्रद्धालुओं ने खुद से ही तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। घाटों की सफाई भी चल रही है। पर्व करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। इस पर्व पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। वैसे तो इस पर्व की शुरुआत बिहार और झारखंड से हुई थी, लेकिन अब ये देश विदेश तक फैल चुका है। हम इस वक्त कानपुर के अरमापुर घाट पर खड़े हुए हैं और दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जोर शोर से घाट की सफाई की जा रही है और आप घाट किनारे बनी हुई ये बेदियां देख पा रहे होंगे। बेदी बनाने का ये खास महत्व है इस पर्व में कि लोग बेदी बनाते हैं और अपने संतान की लंबी आयु और उसकी संतान की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। कुल मिलाकर ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। वैसे तो पिछले वर्ष कोरोना के चलते इस पर्व पर घाटों पर उतनी धूमधाम से आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है जिस तरह से कोरोना की रफ्तार भी थम गई है और घाट पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तो इस वर्ष छठ पर्व पर घाट सजने वाले हैं। धूमधाम से विधि विधान से भगवान सूर्य की पूजा होने वाली है और एक बार फिर से छठ पर्व का आयोजन कानपुर में धूमधाम से होगा। अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। तो अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में भी लोग छठ पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखिए, लखनऊ के गोमती नदी तट पर इस वक्त पूर्वांचल का, बिहार का सबसे बड़ा और प्रचलित महापर्व छठ की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। और इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगी कि लखनऊ के ही रहने वाले हैं जो कि पूर्वांचल से इनका ताल्लुक रखते हैं। इस समय हमारे साथ शंभू शर्मा हैं, जो यहाँ पे इनसे जानेंगे कि ये क्या बना रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे, इनकी तैयारी क्या है छठ को लेकर। शंभू जी, ये आपने भी कुछ समय पहले मुझे बताया कि ये सिर्फ सोपिता, आपने इनका नाम बताया। आखिर इसका प्रचलन क्या और इसके बनाने का जो तरीका है और इसका छठ पर्व में इसका मतलब बनाने का, इसका पूजा किया जाता है, कैसे किया जाता है? जी, इसकी पूजा जो है विधिवत रूप से एक ईंट के बना करके, ईंट हो या मिट्टी को बना करके, दोनों के सम्मिश्रण से ये खंडनुमा आकृति का ये छठ ऊपर जो है थोड़ा छोटा होता है और खंडनुमा आकृति का ये पिरामिड टाइप का बनाया जाता है और इसको छठी मैया मान करके पूजा की जाती है। और शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। और मतलब छठी मैया का मतलब रूप में इनको पूजा, जी, छठी मैया के रूप में सिरसुप्ता को पूजा की जाती है। और इसमें क्यों बना दिया जाता है? इसमें पहले इसलिए बनाया जाता है कि हमारा स्थान कायम रहे, वहां पर हम जा करके एक निश्चित स्थान पर बैठ के पूजा करें, इसीलिए। और यदि स्थान निश्चित नहीं है तो लोग सोचता है कि हम जाके एक स्थान निश्चित कर दें ताकि वहाँ शांतिपूर्वक बैठकर पूजा करें, इसीलिए पहले से लोग बनाते हैं सर सफाई करके। और अब आपको दिखाते हैं गोरखपुर में छठ पूजा की तैयारियों की तस्वीरें। गोरखपुर में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में अस्थायी पोखरें, तालाब बनाकर छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। मुख्य रूप से राप्ती तट में दोनों तरफ लाखों की संख्या में भीड़ होती है। वहीं सूरजकुंड में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। हमारे संवाददाता ने गोरखपुर में घाट के किनारे चल रही तैयारियों का जायजा लिया। देखिए,
पूरे देश में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। मैं इस समय गोरखपुर में गोरक्ष घाट पर मौजूद हूं। आप देखेंगे यहाँ पे नौजवान जो है पूरी तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं और वेदियां तैयार कर रहे हैं। पूरे गोरखपुर में जहां जहां भी जलाशय है, नदियां हैं, वहां पे पूरी तरीके से वेदियां तैयार की जाती है और 36 घंटे का ये जो व्रत है, जो त्योहार है, वो पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं इस समय घाट पे हूँ और यहाँ नौजवान किस तरीके से लगे हुए हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से वेदियां तैयार कर रहे हैं। आज नहाय खाए से शुरुआत होकर ये 10 तारीख की शाम को यहाँ पे महिलाएं इकट्ठा होंगी, जहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं होगी और 11 तारीख की भोर में यह जो है सूर्य देवता जब उगते हैं उस समय जो तक जो है ये माताएं व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। आप देखेंगे निश्चित तौर पे किस तरीके से यहाँ तैयारी की जा रही है। यानी कि आपको बता दें कि जिस तरीके से तैयारी हो रही है, माताएं पूरी तरीके से समर्पित रहती हैं इस त्योहार को लेकर, बेटे को लेकर ये त्योहार माँ बहनें रखती हैं। यानी कि पूरी तरीके से जो तैयारी है वो जोरों शोरों से है और नौजवानों में और माताओं में पूरी तरीके से उत्साह देखा जा सकता है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो आज से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जो पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको हम एक साथ 4 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और गोरखपुर की ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छठ पर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। छठ पर्व जो कि 4 दिन चलने वाला पर्व है और इसे महापर्व भी कहा जाता है। नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। कल उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है। प्रदेश सरकार इस दिन को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाने जा रही है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड में 21वीं वर्षगांठ के मौके पर देहरादून राजभवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों और लाइटों से सजा दिया गया है। साथ ही शहीद स्मारक को भी बेहतरीन भव्य तरीके से सजाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। राज्य स्थापना कार्यक्रम में हरीश रावत ने ढोल दमाऊ भी बजाया और सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद 21 सालों में हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन जिन लोगों के लिए राज्य बनाया गया उनको अभी तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली हैं। को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये राज्यवासियों के लिए एक महान दिन है और ये उनकी सामूहिक उपलब्धियों से प्राप्त दिवस है, इसलिए इसका और ज़्यादा महत्व है। तो उसकी पूर्व संध्या पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में आया हूँ और मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रश्न जहाँ तक क्या खोया क्या पाया, हमने पाया ही पाया है। खोया तो हमने इसको पाने के लिए, और जिस अनुरूप राज्य बना है और मैं समझता हूँ तुलनात्मक रूप से हमने अच्छी तरक्की की है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।